तो रिवीजन हमने चैप्टर नंबर 1 का किया था, जहां पर मैंने आपको 1 घंटे में लगभग बेसिक बातों के बारे में बताया था इनकम टैक्स के। और अब हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में ही हम 1 घंटे के अंदर अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ जाए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करने के लिए। रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली होता क्या है? अगर आप टोटल इनकम निकालना चाहते हैं एसएससी की, तो बिना उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाए आप नहीं निकाल सकते। रीजन कि कुछ ऐसी इनकम होती है जो इंडिया में टैक्सेबल होती हैं, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो टैक्सेबल नहीं होती, प्रोवाइडेड मतलब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है, हमें देखना पड़ता है। अगर सारी की सारी इनकम इंडिया में ही है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसी इनकम है जो इंडिया में भी है, कुछ इंडिया के बाहर भी अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना जरूरी हो जाता है। वरना भी मान लिया कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसकी इंडिया के बाहर वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, और कोई रेजिडेंट है तो उसके इंडिया के बाहर वाली भी इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लगाना पड़ता है। यह हर साल का अलग होता है, हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। कोई साल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो मे बी अगले साल वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। तो जो टैक्स इंसिडेंस है एसएससी का, वो उसकी सिटीजनशिप पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इनकम टैक्स के हिसाब से रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। और रेजिडेंशियल स्टेटस हमें प्रीवियस ईयर का देखना पड़ता है, जिस ईयर की इनकम है। और इंडिया में हम देखेंगे कैसा रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो कोई इनकम इंडिया में कमाई गई है वो तो बाहर टैक्सेबल होगी होगी, लेकिन अगर कोई इंडियन रेजिडेंट नहीं है तो मे बी उसके लिए टैक्सेबल ना हो, तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है। तो ये बात तय हो गई कि हमें ये पता लगाना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस की कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं, किसके लिए। तो सेक्शन 5 है जो हमें बताता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम अगर पता लगाएं तो एसएससी का वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो। तो कोई इंसान रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेजिडेंट के भी दो टाइप है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन ये केवल किसके लिए है? केवल इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। इसका मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा जो भी पर्सन है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपीपीवाई, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो वो या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ क्या होगा? रेजिडेंट के बाद में ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं। तो हमें ये देखना कि कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, और कौन ऑर्डिनरी है, कौन नॉट ऑर्डिनरी है। तो इसके लिए हमें सेक्शन 6 में बता रखा है कंप्यूटेशन कैसे करें रेजिडेंशियल स्टेटस की इंडिविजुअल के लिए। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहता है रेजिडेंट कब होगा। तो रेजिडेंट पता लगाने के लिए हम इंडिविजुअल को देखेंगे, और सबसे पहले रेजिडेंट का पता लगाने के लिए जो कंडीशन है, इसका नाम हमने क्या दिया है? बेसिक कंडीशन। देयर आर टू बेसिक कंडीशंस जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी इंसान रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन लगाएंगे किस पर? इंडिविजुअल पर। और वो बेसिक कंडीशन मेनली प्रीवियस ईयर पर अप्लाई होती है। पहली वाली कंडीशन तो प्योर प्रीवियस ईयर पर अप्लाई होती है। तो हमें देखना है कि जो इंडिविजुअल है वो प्रीवियस ईयर में जो भी जिस ईयर की इनकम निकाल रहे हो उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर में इंडिया में, अब देखो 365 दिन होते हैं, 365 एक दिन साल में होते हैं, उसका हाफ कर दो तो होता है 182.5 डेज, 0.5 हटा दो तो 182 डेज आए, तो मोटा मोटा आधा साल। तो आधा साल को इंडिया में रहेगा तो उसे हम रेजिडेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन यही है, एसएससी इंडिया में होना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ पीरियड्स। इसे बोलते हैं फॉर द पीरियड ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब जरूरी नहीं है कि वो इकट्ठा 182 डेज इंडिया में रहे। हो सकता है 10 दिन आया चला गया, 100 दिन आया चला गया, तो हो सकता है सबको इकट्ठा जोड़ा जाएगा। सबको जोड़ के 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। अब जिस जिस दिन वो इंडिया में आया है, या तो वो टाइम बताया जाए इतने बजे आया, और जिस दिन इंडिया से गया इतने बजे गया, तो 24 घंटे के हिसाब से दिन ले लेंगे। नहीं बताया तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिस दिन इंडिया में आया वो भी इंडिया में माना जाएगा पूरा दिन, और जिस दिन इंडिया से जा रहा है वो भी पूरा दिन इंडिया में माना जाएगा। याद रखना। तो अगर टाइम नहीं बताया, बोला मतलब कोई आज आया कल गया, तो 2 दिन, आज का दिन भी इंडिया में
और कल का दिन भी इंडिया में, अगर हमें टाइम बताया तो 24 घंटे के हिसाब से देखें। तो इसका मतलब कोई भी एसएससी अगर 182 डेज हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में रहता है इंडिया के अंदर, तो वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। और अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए एंड और मतलब या तो दोनों में से कोई एक या दोनों, तो वो रेजिडेंट हो जाए। दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है। बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई, सेकंड नहीं भी हुई तो भी वो रेजिडेंट है, सेकंड हो गई फर्स्ट नहीं हुई तो भी रेजिडेंट है, कोई सी भी एक हो जाए। तो आप अगर 182 डेज इंडिया में रहते हैं तो आप कौन है? रेजिडेंट। अब एंड और लिखा है इसलिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है? अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि हम केवल पिछले साल को, प्रीवियस ईयर को ना जोड़कर उसके साथ उससे पिछले 4 साल का भी हिसाब लगाएं। तो यहां पर लिखा है असेसी 60 डेज इंडिया में रहे। असेसी इंडिया में कितना रहे? 60 डेज। तो 182 डेज वाला कहानी हम अलग करते हैं, वो बेसिक कंडीशन 1 थी। अब बेसिक कंडीशन 2 है कि वो 60 दिन रहे। तो हमारा प्रीवियस ईयर जो भी है, मान लिया हमारा प्रीवियस ईयर है हमारा 23-24, तो इस ईयर में उसे 60 दिन मिनिमम रहना पड़ेगा। मिनिमम 60 दिन प्लस प्लस इससे पिछले 4 साल में 365 दिन। तो इससे पिछले 4 साल क्या हो गए? यही हो गए। तो इस पिछले 4 साल में 365 डेज मिनिमम रहना पड़ेगा। इससे ज्यादा रह सकता है, और ये भी पीरियड ऑफ पीरियड्स है। यहाँ पर भी 60 डेज मिनिमम रहना है, लेकिन ये भी पीरियड ऑफ पीरियड्स है, लगातार रहना जरूरी नहीं है। तो पिछले 4 साल में 365 दिन, हो सकता है एक साल में पूरा 365 दिन रहे और 3 साल में एक दिन भी न रहे, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो 4 साल में 365 दिन, हर साल रहना जरूरी नहीं है, किसी भी साल में 365 है, या चारों में मिलाकर 100 दिन है, कुछ भी है, 365 दिन 4 साल में मिलाकर देखना, अलग अलग ईयर का हिसाब नहीं लगाना। और प्रीवियस रिलेवेंट, इसे क्या बोलेंगे? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 है तो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 24-25। तो उसमें 60 दिन देखेंगे, प्लस 23, 22, 21 एंड 20, और इन 4 साल में 365 दिन मिनिमम। ऐसे ही अगर ये असेसमेंट ईयर 26-27 है तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 25-26 हो जाएगा। ऐसे ही 4 साल, तो हम ऐसा करते रहेंगे जो भी हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 365 में से 182 डेज लगभग आधे साल रहे। और अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट नहीं होती है तो ये सेकंड चेक करो ना, क्योंकि कोई भी एक होते ही रेजिडेंट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है 60 डेज प्लस 365 डेज। 60 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, 365 फॉर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये बात समझ में आती है? अब वो सेकंड जो बी कंडीशन है, सेकंड बेसिक कंडीशन है, इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब सेकंड कंडीशन कुछ जगह अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं अप्लाई होती? उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि सेकंड कंडीशन में बहुत सारे लोग लपेटे में आ जाएंगे। 60 दिन बहुत आसान है। अब देखो, मान लिया आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, ठीक है, और आप गए मान लिया 15 अक्टूबर को, तो 182 डेज इंडिया में रह गए आप। लेकिन अगर आप 15 सितंबर को चले गए तो आप 182 डेज नहीं रहे, तो फर्स्ट कंडीशन से तो बच गए आप, लेकिन सेकंड कंडीशन के लपेटे में आ जाओगे, क्योंकि 60 दिन है और आप तो हर साल हमेशा से इंडिया में रहते हो। तो 4 साल में 365, क्या एक साल में 365 दिन हो गया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेकंड कंडीशन में ज्यादा लोग लपेटे में आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो अनड्यू हार्डशिप हो रही है, जो बेचारे नहीं आने चाहिए वो भी आ रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन भी क्या है? उसमें ये नहीं बोला एक्सेप्शन हो, तो मैं कह रहा हूं उन्होंने लॉ में ये लिखा कि ये जो 360 दिन है, ये जो 60 दिन है, इसे कहीं कहीं 182 डेज लिया जाएगा, कहीं कहीं 120 डेज लिया जाएगा। तो जहां बोला 182 डेज लेंगे, तो जब यहाँ 182 डेज हो गया तो पिछले 4 साल चेक करने की क्या जरूरत है? अगर 182 डेज होगा तो फर्स्ट ही कंडीशन हो जाएगी।
तो कहने का मतलब है जहां पर 182 डेज बोल दिया वहां पर तो सेकंड इररिलेवेंट हो गई, तो हमने बोला एक्सेप्शन उसको कि भैया जहां पर लॉ में लिखा है कि 60 डेज को 182 डेज पढ़ो इन सिचुएशन में, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि भैया ये आपके लिए एक्सेप्शन है, इसमें सेकंड कंडीशन लगेगी नहीं। लेकिन कुछ साल पहले मतलब बीसियों साल से, ये मानो बीसियों 30 साल 50 साल से ऐसा मानो कि यही चल रहा था, लेकिन कुछ साल पहले आया कि 180 60 दिन में कुछ कंडीशन में 120 दिन भी लो। अब वहां तो हम नहीं कह सकते 120 हो गया एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ तो 182। तो इसका मतलब हमारे पास अब तीन कंडीशन हो गई, एक 182 डेज, दूसरी 60 प्लस 365 डेज, तीसरी 120 प्लस 365 डेज। तो एक तरीके से तीन कंडीशन हो। तो ये दो कंडीशन है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6(1). देयर आर टू एक्सेप्शंस। अब टू एक्सेप्शन मतलब वहां पर 60 को 182 डेज लेना है, तो वो रिलेवेंट हो जाता है सेकंड कंडीशन, तो उसको हमने नाम दे दिया एक्सेप्शन है। वो क्या है? कोई इंडिया का सिटीजन है। अब इंडियन सिटीजन कौन है? आपके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, आप इंडियन सिटीजन है। अगर आप इंडिया छोड़कर जा रहे एम्प्लॉयमेंट के लिए, अब मान लिया आपकी नौकरी लग गई इंडिया के बाहर, आप हमेशा के लिए जा रहे हो इंडिया छोड़कर, और वहां पर कमाई करोगे, समझ रहे हो? अब अगर वो आप इंडिया में रेजिडेंट हो जाते हैं तो वहां की कमाई पे भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल सही नहीं है कि वहां पर अर्निंग है तो वहां पर भी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस परेशानी से बचाने के लिए कहा चलो भैया अगर आपको इंडिया छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है ना, तो 6 महीना होने से पहले निकल लो इंडिया से, 182 डेज होने से पहले भाग जाओ। अगर आपने वो नहीं करा तो हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन में तो चलो हम छोड़ रहे हैं आपको, 60 दिन नहीं ले रहे क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको 182 डेज वाला हिसाब देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़कर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेकंड बेसिक कंडीशन बेसिकली आपके लिए क्या है? 182 प्लस 365 इन 4 ईयर्स, तो वो इररिलेवेंट। या आप इंडियन सिटीजन है और आप मेंबर ऑफ इंडियन शिप, क्रू मेंबर है इंडियन शिप में। इंडियन शिप होती है, पानी के जहाज है, इधर उधर जा रहे हैं, उसमें आप कर्मचारी हैं। अब पानी का जहाज इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से इस कंट्री, आप 2-3 कंट्री में इस कंडीशन की वजह से सिटीजन बन जाएंगे। मान लेते हैं यहां से आपका जो है श्रीलंका जाता है पानी का जहाज, फिर श्रीलंका से यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर 60 दिन प्लस 365 दिन 4 साल में वहां पर भी यहाँ पर भी दोनों में आप रेजिडेंट हो जाएंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए यहाँ पर भी बोला गया कि सेकंड कंडीशन आपके ऊपर नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड आप इंडियन सिटीजन है और या और साथ ही साथ इंडियन सिटीजन के साथ साथ आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर है। एक और कंडीशन है, आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो वो उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो। इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब आज का इंडिया या आजादी से पहले का इंडिया, उसमें तो भैया पाकिस्तान वाला इंडिया भी इंडिया में था, तो वहां जन्म हुआ तो वो भी इंडिया ही माना जाएगा। तो वो इंडिया में अगर आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट का बर्थ हुआ तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाएंगे। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मान लिया आप लोग कनाडा में शिप परमानेंट हो गए, सेटल हो गए। अब यहाँ पर आपके रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, आप मिलने के लिए आते हैं हर साल यहाँ 2-3 महीने। कनाडा में 1-2-3 महीना सर्दियों में पता चला -20 -30 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 3 महीने के लिए। अब 3 महीने आप यहाँ आएंगे तो 3 महीने का मतलब 90 दिन हो गए। 90 दिन हो गए और पता चला सेकंड कंडीशन के लपेटे में आ गए आप। तो उससे बचने के लिए बोला चलो इंडिया में कोई विजिट करने के लिए, विजिट करने के लिए आ रहा, परमानेंट रहने नहीं आ रहा, विजिट करने के लिए आ रहा है, तो भैया वो आता रहे। अगर वो इंडिया में आना छोड़ देगा तो पैसे देना छोड़ देगा इंडिया में, और इंडिया से कटाव हो जाएगा उसका, तो इसलिए उसको भी छोड़ दिया। या तो वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में आ रहा है विजिट करने के लिए, परमानेंट रहने के लिए नहीं, तो उसके लिए भी हम सेकंड कंडीशन को नहीं देखेंगे। तो हमारे पास दो ये एक्सेप्शन हो गए फर्स्ट कंडीशन के। However, such person having total income other than the income from foreign sources, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज के अलावा, तो इसका मतलब इंडिया में, तो इंडिया में अगर उसकी कमाई हो रही है 15 लाख से ज्यादा, अगर वो इंसान 15 लाख से ज्यादा इंडिया में कमा रहा है, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन में फिर हम 120 दिन देखेंगे।
तो दोबारा से इस कंडीशन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ये वाले लोग, ये जो सेकंड कंडीशन के एक्सेप्शन है, इनको हमने छोड़ दिया सेकंड कंडीशन, लेकिन ये इंडिया के हमने इन्हें छोड़ दिया, लेकिन ये इंडिया में अभी भी कमाई कर रहे हैं। और कितनी कमाई कर रहे हैं? इंडिया इनकम विच अक्रूड अराइज आउटसाइड इंडिया अदर देन दैट इनकम, और वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है। तो वो 15 लाख से ज्यादा इंडिया में कमाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम उनको सेकंड कंडीशन से बिल्कुल आजाद नहीं करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि भैया 182 डेज तो ठीक है पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपको क्या देखना है कि प्रीवियस ईयर में 120 दिन, उनको फ्री नहीं करेंगे अगर आपकी इंडिया में 15 लाख की कमाई हो। तो इंडिया में खूब कमाई कर रहे हो भैया, इंडिया में टैक्स देने से कैसे छोड़ोगे? तो हम थोड़ा सा आपको लपेटे में ले लें। तो यहाँ पर यही है कंडीशन। कुछ स्पेशल नोट है कि इफ ए पर्सन इज इन इंडिया फॉर पार्ट ऑफ द डे के लिए रहता है तो नंबर ऑफ आवर्स के लिए लो, अगर हमें नंबर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो पूरा पूरा दिन ले लो, ये मैं पहले ही आपको बता चुका। हर प्रीवियस ईयर के लिए अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा, मैं ये भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर वो है जिसकी इनकम निकाल रहे हैं, वो भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, कंटिन्यूस रेगुलर रहना जरूरी नहीं है, ये भी मैं आपको। इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्टे शुड बी एट वन प्लेस, ये भी जरूरी नहीं है। आप दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई कहीं पे भी जाओ, इंडिया के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ए पर्सन सेड टू बी इंडियन ओरिजिन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ मैटरनल या पैटर्नल दोनों, दादा दादी नाना नानी को किसी का भी हुआ तो वो भी माना जाए। तो ये हमारा हो गया बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। अब कुछ साल पहले एक नया आया डिम्ड रेजिडेंट। ये डिम्ड रेजिडेंट तो वो था जो एक तो अभी नया कंडीशन आया था 2-3 साल पहले, तभी ये भी आया था 120 दिन वाला आया, तब ये भी आया डिम्ड रेजिडेंट। अब ये डिम्ड रेजिडेंट क्या है? एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, यहां पर क्या होना चाहिए? वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज वो इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा हो। ठीक है, और क्या हुआ, कुछ लोगों ने ऐसा जुगाड़ करा अलग अलग कंट्री में, टैक्स हेवन वाली कई कंट्रीज है, वहां पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यहां क्या लिखा, उसकी इंडिया में 15 लाख से कमाई ज्यादा है और वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है। समझ रहे हो? वो इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से ज्यादा इंडिया में कमाई है, इंडिया में टैक्स नहीं दे रहा है, मतलब इंडिया के बाहर टैक्स कहीं नहीं दे रहा है, तो हम उसे डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। और हाउएवर दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इन केस इंडिविजुअल ऑलरेडी जो रेजिडेंट है उसको तो नहीं, जो ऑलरेडी रेजिडेंट नहीं आ रहा है उसको हम रेजिडेंट मान लेंगे, डीम्ड रेजिडेंट। मतलब वो कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बेसिक कंडीशन ना 2 कर रहा, फिर भी हम उसे ले लेंगे। कब? इंडिया में कमाई 15 लाख है या उससे ज्यादा है और किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा हो, तो हम कहेंगे बेटा इधर आ जा, हम तुझे कैसे जाने देंगे, तू इधर ही आ जा बाबा। अब ये वाली बात है। अब आगे जाकर मैं बताऊंगा कि उसे हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे, डीम रेजिडेंट को ऑर्डिनरी नहीं, नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा। अब ये बात हो गई। अब देखो, अगर हमारा कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती या डीम्ड रेजिडेंट भी नहीं है सेक्शन 6(1)(a) में, तो वो नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट का मतलब कि उसे इंडिया से बाहर वाली इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देना, ये मानो मोटा मोटा। और रेजिडेंट का मतलब क्या है? रेजिडेंट का मतलब है कि इंडिया के अंदर अगर कोई रेजिडेंट है तो उसे इंडिया में भी जो इनकम है उस पर भी टैक्स देना और इंडिया के बाहर वाली इनकम पे भी इंडिया में टैक्स। ठीक है, तो रेजिडेंट को पूरी दुनिया की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में, नॉन रेजिडेंट को बाहर वाली इनकम पे टैक्स नहीं देना। तो नॉन रेजिडेंट कौन है? कोई जो सेक्शन 6(1) की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 6(1)(a) भी नहीं हो रहा डीम्ड डिविडेंड, तो वो कौन है? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब अगर मान लिया कोई रेजिडेंट है, मान लिया क्या है? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के दो पार्ट होंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए क्या होगा?
अगर कोई रेजिडेंट है तो वो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए दो एडिशनल कंडीशन है, इसे हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कंडीशन। सेक्शन 6(6)(a) की क्या कंडीशन बोलते हैं? एडिशनल कंडीशन। लेकिन ये दोनों, यहाँ एंड और नहीं लिखा, यहाँ एंड लिखा है। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो क्या होगा? क्या होगा? दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इसमें क्या है? प्रीवियस ईयर को तो छोड़ ही दो, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल, पिछले रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जिस ईयर की इनकम निकाल लो उसे छोड़ दो, उससे पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पिछले 10 साल में मिनिमम 2 इयर्स क्या होना चाहिए? रेजिडेंट का मतलब बेसिक कंडीशन 1 और एंड बेसिक कंडीशन नंबर 2 और डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड डिविडेंड निकल रहा, डीम्ड रेजिडेंट। तो कहने का मतलब है पिछले 10 सालों, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। कैसे? 2 साल में हर या तो 182 डेज रहे या 60+3 से, इसका मतलब पिछले 14 साल का हिसाब किताब लगाया जा सकता है, क्योंकि 10 साल है, 10वें साल में पिछले 4 साल देखोगे तो पिछले 14 साल का हिसाब किताब लगाना पड़ सकता है। ये एंड दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, और दूसरी कंडीशन क्या है? 365 का डबल करो। 365 का डबल क्या होता है? 730 डेज। 730 डेज में फर्स्ट डिजिट क्या है? 7। तो 7 ईयर में 730 डेज वो इंडिया में रहे। ये भी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले 7 साल है ना। और अगर कोई डीम्ड रेजिडेंट है तो वो हमेशा क्या होगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ये मैं पहले ही बता चुका, वो ऑर्डिनरी नहीं होगा, क्योंकि वो तो रेजिडेंट ही नहीं था, उसे जबरदस्ती रेजिडेंट बना लिया, तो ऑर्डिनरी थोड़ी ना बनाएंगे। ऐसा ना करें कि उसको बिल्कुल ही आपने लपेट दिया। तो ये हो गया हमारा दो एडिशनल कंडीशन। ये किसकी है? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल क्या हो सकता है? इंडिविजुअल क्या हो सकता है? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट क्या होगा? रेजिडेंट होने की बेसिक कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई नहीं हुई, बेसिक कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई नहीं हुई, और 6(1)(a) के हिसाब से डीम्ड रेजिडेंट भी नहीं है, तो कौन है वो? नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब है? बेसिक कंडीशन 1 लग गई, या दोनों बेसिक कंडीशन 2 लग गई, या 6(1)(a) का डीम्ड रेजिडेंट हो गया। अब रेजिडेंट है तो हम देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो अगर वो 6(1)(a) में है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही है हमेशा। लेकिन अगर वो नॉर्मली हम बेसिक कंडीशन 1-2 के हिसाब से सेक्शन 6(1) के हिसाब से देख रहे हैं, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए उसे एडिशनल 1 और एडिशनल 2 दोनों ही सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। एडिशनल 1 पिछले 10 साल रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के 10 साल में कम से कम 2 साल रेजिडेंट, और एडिशनल 2 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 साल में 730 कम से कम, तो वो एडिशनल है। ये बात समझ में आती है? ये इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ का 6(2) में। एचयूएफ, अब एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, सबका रेजिडेंशियल, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सबका सेम क्या है? इंडिया में थोड़ा सा भी काम करेंगे तो वो रेजिडेंट है। कुछ भी इंडिया में काम करेंगे तो क्या है? वो रेजिडेंट। तो क्या लिखा है? एचयूएफ इज सेड टू बी रेजिडेंट इन फुल और पार्शियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज इन इंडिया। या तो पूरा या थोड़ा सा भी पार्शियल काम भी इंडिया में, तो कौन है वो? रेजिडेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजन कहां लिए जाते हैं, वर्किंग कहां होती है एचयूएफ की, और ये किसके हाथ में होता है? एचयूएफ का ओनर या मेन कर्ता धर्ता होता है, जो उसे हम कर्ता बोलते हैं। तो ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली के हेड को कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता के हैंड में उसका कंट्रोल मैनेजमेंट होती है। तो हमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के चेकिंग करने के लिए भी एचयूएफ को के कर्ता को चेक करना पड़ता है। तो हमें चेक करना रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ का, कि वो डिसीजन कहां लेता है, किस तरीके से लेता है।
वैसे तो इंडिया में थोड़ा सा भी काम है तो क्या है वो, रेजिडेंट। अब रेजिडेंट के बाद एचयूएफ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? तो रेजिडेंट कब है, फुल्ली और पार्टली वर्किंग इन इंडिया, तो क्या है वो रेजिडेंट। और फुल्ली आउटसाइड इंडिया तो क्या है वो, नॉन रेजिडेंट। फुल्ली आउटसाइड इंडिया तो कौन है, नॉन रेजिडेंट। अब अगर वो रेजिडेंट है तो हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखेंगे, जैसे हमने इंडिविजुअल में देखा। तो इसके लिए सेम एज इंडिविजुअल, सेम एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वाली एडिशनल कंडीशन लगा दो किस पे, कर्ता पे। वही 2 साल कम से कम 10 साल में, 730 दिन 7 साल में, सेम कंडीशन कर्ता पे लगा दो, इंडिविजुअल वाली। बात समझ में आती है? तो यहां से हम एचएफ की देख लेंगे। इसके बाद सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास है रेजिडेंशियल स्टेटस, पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई, वही जो एचएफ का था, सेम। क्या थोड़ा सा भी काम इंडिया में कर रहे हैं तो क्या है, रेजिडेंट। पूरा काम बाहर कर रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट। यहां पर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी होता ही नहीं, बस खत्म, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, खत्म। चलो इसके बाद कंपनी, इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया में रेजिडेंट होगी, चाहे सारा काम बाहर करे तो। और इंडियन कंपनी कौन होती है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट में। तो कोई कंपनीज एक्ट में इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो हमेशा रेजिडेंट है, चाहे काम 100% बाहर करे। अब बची कौन सी, इंडियन कंपनी की तो बात हो गई, वो हमेशा रेजिडेंट है, तो बची कौन सी, फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी का काम इंडिया से ही कंट्रोल हो रहा है सारा, तो उसके लिए क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कहां पर डिसीजन लिए जाते हैं। मान लिया हेड ऑफिस उसका इंडिया में, तो वो इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी। तो वो एक तरीके से ये कह सकते हो, फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट तभी है जब वो 100% काम इंडिया में ही कर रही है, कंट्रोल कर रही है इंडिया से। तो मैं ये कह रहा हूँ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उसका इंडिया में है, तो हम उसे रेजिडेंट मानेंगे। बाय डिफॉल्ट वैसे फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट होती है और इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट। ये बात समझ में आ गई। एनी अदर पर्सन वही है जो हमारा एचयूएफ के लिए था, पार्टनरशिप फर्म के लिए था, वही है सेम, ठीक है। तो अब हमारा ये तो सब रेजिडेंशियल स्टेटस पता चल गया सबका क्या होता है। अच्छा, हम अगर मान लिया कोई इंसान रेजिडेंट है तो फिर वो रेजिडेंट है, चाहे वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस, ये जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है सारी इनकम के लिए एक जैसा चलेगा। ये रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम के लिए नहीं है, ये सबके लिए 1 साल का है, उस साल में सारी इनकम के लिए वो अलग है। आप फिर ये नहीं कहोगे कि जब एचयूएफ की वो जो हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है उसका रेंट मिला वो इंडिया के बाहर, ऐसा नहीं। अगर कोई रेजिडेंट है तो सारी इनकम टैक्सेबल है, ऐसा हम देखें। अब ये सब पता लगाने का फायदा क्या, हमने ये देखा कोई रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, ये सबसे फायदा क्या हुआ। तो ये सबसे फायदा क्या हुआ वो अब हम देखते हैं, क्या फायदा हुआ, कैसे पता चले। अगर कोई रेजिडेंट है, अब देखो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए तो रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपनी करें, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसमें तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता ही नहीं। तो इसमें इसीलिए लिखा है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। पार्टनरशिप फर्म के लिए रेजिडेंट, एचएफ इंडिविजुअल के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर है तो क्या होगा, इंडिया की इनकम पे उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। और चाहे इंडिया में कमाई हुई इनकम पे देना पड़ेगा, चाहे मिला कहीं पे भी हो। इंडिया में अगर कोई पैसा कमाया है उस पर टैक्स देना, रिसीव कहीं हुआ कोई टेंशन। दूसरा, इंडिया में इनकम रिसीव हुई, कमाई कहीं पे भी, कोई टेंशन। तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनकम बाहर कमाया, बाहर मिला, उस पर भी इंडिया में टैक्स देगा। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो है जो इस साल में भी रहा इंडिया में और पिछले 10 साल 7 साल का हिसाब देगा उसमें भी इंडिया में, तो ये हमेशा से इंडिया में है।
और हमेशा से इंडिया में है और बाहर से कमाई कर रहा है, तो इंडिया की वजह से कमाई कर रहा है, इंडिया ने उसे ग्रोथ दी है। तो जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान इंडिया में ही रहता है हमेशा, है ना, बाहर गया फॉरेन कंट्री में, वहां पर उसने कोई शो करा, वहां पर पैसा मिला, वही कमाया वही मिला, लेकिन इंडिया की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हुई है, तो उसको इंडिया में छोड़ा नहीं जाएगा, इंडिया में उसे उस वाली इनकम पे भी टैक्स देना। अब हम बात करते हैं वो लोग जो रेजिडेंट हैं लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो शुरू की दो कंडीशन तो सेम है, और ये सबके लिए सेम है, इवन नॉन रेजिडेंट के लिए भी सेम। ये नॉन रेजिडेंट के लिए भी शुरू की दो कंडीशन सेम है। कहने का मतलब है अगर इंडिया में कमाया या इंडिया में रिसीव करा, वो तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप कोई भी है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, इंडिया में कमाया या इंडिया में मिला, वो सबके लिए टैक्सेबल। अब फर्क क्या है? फर्क यह है ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या फर्क है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया के बाहर कमाई करेगा, इंडिया के बाहर रिसीव करेगा तो भी टैक्स देगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया के बाहर कमाई करेगा, इंडिया के बाहर रिसीव करेगा तो तभी देगा जब वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हुआ था। मतलब मान लिया, अब एक एग्जांपल से बताता हूं, मान लिया आप इंडिया के बाहर स्टेज शो करा, बाहर कमाया बाहर मिला, पैसा भी बाहर मिल गया, कमाया भी बाहर, उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आप उस पर टैक्स इंडिया में नहीं देंगे। लेकिन मान लिया कोई प्रोफेशन है जो इंडिया में सेटअप हुआ था, कोई बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और आप भारी कमाई कर रहे हैं, भारी रिसीव कर रहे हैं, तो इंडिया में टैक्सेबल देना होगा अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आपके लिए थर्ड पॉइंट है ही नहीं, आपको बाहर की इनकम कमाई हुई, बाहर की रिसीव, भारी कमाया भारी रिसीव हुआ, आप नॉन रेजिडेंट है, आपको टैक्स देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका थर्ड पॉइंट डाल दिया फिर तो पूरी दुनिया के लोग इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे, वो थोड़ी ना मतलब है। कोई एक अमेरिका में आदमी रहता है, वो कभी इंडिया में आया ही नहीं, अमेरिका में कमाई कर रहा, तो वहां की इनकम पर यहाँ थोड़ी ना टैक्स देगा। अब आप यहाँ पर अर्निंग कर रहे हो, मैं यहाँ अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया में टैक्स दूंगा, मैं यूएसए में थोड़ी ना टैक्स दूंगा, यूएसए से कोई लेना देना नहीं है, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ यूएसए के हिसाब से। तो ये बात है, तो इसको आसान शब्दों में ऐसे समझते हैं इस टेबल के थ्रू। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब देखो पैसा कमाया इंडिया में या मान लिया कि इंडिया में कमाया, जैसे प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट है वो मिला नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं मिल गया, तो इंडिया में पैसा कमाया, ठीक है, इंडिया में पैसा मिला, इंडिया में पैसा मिला, कमाया कहां या कहीं पे भी हमें को लेना ही, मैंने हाईलाइट ही नहीं करा। इंडिया में पैसा कमाया, रिसीव हुआ, कहीं कमाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये कौन है? नॉट ऑर्डिनरी, ये कौन है? नॉन। सबको टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में पैसा रिसीव हुआ, सबको टैक्स देना है, कोई भी हो दुनिया का। इंडिया में पैसा मिला है ना, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, इंडिया में आपने पैसा कमाया, इंडिया में पैसा कमाया, मिला कहां? कोई बात नहीं, इंडिया में मिला बाहर मिला कोई टेंशन नहीं, इंडिया में कमाया सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडिया में कमाया या इंडिया में रिसीव हुआ, सबको टैक्स देना है, कोई नहीं बचेगा। अब हम बात कर रहे हैं पैसा इंडिया के बाहर। अब इंडिया की बात छोड़ दें, अब हम इंडिया के बाहर की बात कर रहे हैं। इंडिया के बाहर कमाया, इंडिया के बाहर रिसीव हुआ, लेकिन वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों के लिए है, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं। अब इंडिया के बाहर कमाया, इंडिया के बाहर ही रिसीव हुआ और इंडिया से कोई कनेक्शन भी नहीं है, केवल कौन देगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ना तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट देगा ना ही नॉन रेजिडेंट। और पिछले साल से पुरानी इनकम है, कोई पिछले साल से पुरानी इनकम टैक्सेबल नहीं हुई, अब वो इंडिया में लेकर आ रहे हो,
तो वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। मतलब जिस साल की इनकम है उस साल टैक्सेबल नहीं, तो कभी भी टैक्सेबल नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना। इन शॉर्ट, इंडिया में पैसा कमाया, इंडिया में रिसीव हुआ, सोचने की जरूरत नहीं, सबके लिए टैक्सेबल। इंडिया के बाहर कमाया, बाहर ही रिसीव हुआ, केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है या प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है तो नॉट ऑर्डिनरी भी आ जाएगा। बस ये बात ध्यान, ठीक है। और आपको क्या बात, इंडिया मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म यूज अंडर द स्कोप ऑफ इनकम, तो उसमें इंडिया में रिसीव का मतलब बात हो रही थी कि रिसीव्ड का मतलब होती है पहली बार जब आपको पैसा मिलता है तो वो होता है। देखो, अगर मान लिया आपको पैसा मिला यूएसए में, और यूएसए में पहली बार मिला फिर आपने इंडिया में भेज दिया, तो वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब पहली बार वो पैसा इंडिया में, वो रेमिटेंस होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि रिसीट ऑफ इनकम रिफर्स टू फर्स्ट ओकेजन व्हेन मनी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ रेसिपिएंट। पहली बार जब पैसा मिला उसे हम बोलते हैं कि वो कहां मिला, वो देखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ इनकम है जो एग्जेम्प्ट होती है, कभी भी टैक्सेबल नहीं लगेगा, चाहे इंडिया में कमाया, इंडिया में रिसीव हुआ तो भी टैक्सेबल नहीं है। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, केवल खेती की इनकम है, वो टैक्सेबल ही नहीं है, आपको इंडिया में मिला। रिलेटिव से गिफ्ट है, कभी भी टैक्सेबल नहीं है। मैरिज के टाइम गिफ्ट मिल रहा है, चाहे रिलेटिव नहीं है तो भी टैक्सेबल नहीं है। पास्ट एंड टैक्स इनकम ब्रॉट इन टू इंडिया, कभी भी टैक्सेबल नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ को प्रॉफिट हुआ, उसके पार्टनर या को पार्टनर्स, उसके मेंबर को जब वो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो फ्री होता है, क्योंकि पहले पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ ने उस पर टैक्स दे दिया। तो ये सारी इनकम है जो टैक्सेबल होती ही नहीं। तो ये था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसके अंदर मैंने सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया। अब दो चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे